सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था वर्ण विचार, हमने अपनी पिछली कक्षा में वर्ण विचार पढ़े थे। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर यानी कि संयुक्त अक्षर और वर्णनाम उच्चारण स्थान और वर्णों का उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं वो आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त अक्षर होते क्या हैं, यानी कि संयुक्त अक्षर हमारे होते क्या हैं, और उसके बाद वर्णनाम उच्चारण आपको बताऊंगी और आप उन वर्णों को अपनी पुस्तक में लिख भी लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने क्या जानना है कि संयुक्त व्यंजनानी यानी कि संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर हम किसे कहते हैं। देखिए, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है, क्या जब हमारा एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त बन जाता है, यानी कि वो जॉइंट हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या हो जाता है कि जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो वो संयुक्त बन जाता है। जैसे हमारा क और श षटकोण जमा अ, तो ये हमारा क्या बना, छ क्षत्रिय। क जमा श जमा अ क्या बना हमारा, छ। वैसे ही अगर हम दूसरा देखें तो मैं आपको जब संधि पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं। जो हमारे ता और रा और अ मिलते हैं तब हमारा त्र त्रिशूल वाला ता बनता है। तो वैसे ही ता जमा रा जमा अ, तो ये हमारा क्या बन गया, त्र। जा जमा या जमा अ क्या बन गया, ज्ञा। ठीक है, आगे जैसे आपको दे रखा है श जमा र जमा अ, तो हमारा क्या बन गया, ये श्र। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं। जब व्यंजन और व्यंजन एक दूसरे से जब दो व्यंजन एक दूसरे से मिलते हैं तो वो हमारे संयुक्त अक्षर बना देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं करूं, क्षमा, क्षत्रिय, आश्रम, ज्ञानी, विद्या, सर्पः। तो ये जो हमारा छ है, त्र है और श्र है, ज्ञा है, द्या है और हमारा क्या है, सर्पः। ये हमारे क्या हैं, ये जब हमारे दो व्यंजन आपस में मिले, जैसे रा और पा, ये दोनों व्यंजन आपस में मिले तो हमारा परा बन गया। वैसे ही श और र और आ मिले, श और रा मिले तो हमारा श्रा बन गया। ता और रा मिले तो हमारा त्रा बन गया। जा और इया मिले तो हमारा ज्ञा बन गया। पा और रा मिले तो हमारा प्र बन गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे कि जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो हमारे हमेशा क्या बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। आप इन्हें लिख लेंगे, आप इन्हें लिख लेंगे क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं अपने पास से करा रही हूँ, लेकिन ये आपके सिलेबस में है। आगे देखेंगे, जब एक स्वर रहित व्यंजन यानी कि वो व्यंजन जिसमें हम स्वर की सहायता नहीं लेते हैं, जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़कर एक अक्षर बन जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। यथा यानी जैसे, यानी कि जब हमारे पास एक संयुक्त स्वर रहित व्यंजन होता है, यानी कि बिना स्वर वाला व्यंजन होता है, तो वो दूसरे व्यंजन से जुड़कर हमारा एक अक्षर बन जाता है, उसे ही हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे त जमा त, तो क्या बन गया हमारा, तत्। तो ये हमारा क्या बन गया, एक शब्द बन गया, ये तत् हमारा एक शब्द बन गया। वैसे ही म जमा म, तो मम। स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, स्वर और जब हमारे स्वर और व्यंजन मिलते हैं तब हमारे शब्द बनते हैं, लेकिन जब हमारे व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं तब हमारे अक्षर बनते हैं, तो वो हमारे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द कैसे बनते हैं ये देख लीजिए। बा जमा अ, तो ब। ला जमा अ, ल। का जमा अह, कह। जैसे बाल कह, तो बाल कह, बाल कह। तो इसमें हमारे स्वर भी मिल रहा है और व्यंजन भी मिल रहा है, व्यंजन भी मिल रहा है, स्वर भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारे स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो वो एक पूरा शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, बाल कह। आगे है, आगे हम पढ़ेंगे हम संयुक्त अक्षर समझ चुके हैं कि संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं और
क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थानानी, यानी कि वर्णों का उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और आप ये लिख भी लेंगे कि कौन कौन से वर्ण होते हैं और कहाँ कहाँ से ये बोले जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको सब बताऊंगी। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग से होता है। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग से होता है, अतः उनका उच्चारण स्थान जानना भी आवश्यक होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न तालिका द्वारा सरलता से समझे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से होता है। ठीक है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है। अब ये आपको दे रखे हैं उच्चारण स्थान, स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म और संज्ञा। संज्ञा का ये आपको उच्चारण स्थान में जो नाम दे रखे हैं वही आपको संख्या में दे रखे हैं। अब उच्चारण स्थान देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ और नासिका। यानी कि कंठ के द्वारा, तालु के द्वारा और मुख के द्वारा, दांतों के द्वारा, ओष्ठ होठों के द्वारा, कंठ तालु। जब हमारे कंठ और तालु जब हम कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कंठ और तालु दोनों उसमें मिलते हैं। कंठोष्ठ, इसमें हमारे कंठ और होठ दोनों मिलते हैं। कंठ, दंत ओष्ठ, इसमें दांत और होठ दोनों से उच्चारण होता है। नासिका यानी कि नाक के द्वारा। चलिए अब देख लेते हैं, ये स्वर हैं। मैं पहले आपका उच्चारण स्थान पढ़ूंगी, फिर स्वर, फिर आपके स्पर्श व्यंजन, फिर अंतःस्थ और ऊष्म। ये आप लिख लेंगे कि आपके कौन कौन से व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं। अब जैसे हमारे कंठ से बोले जाते हैं आ और अ। ये कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं हमारे, आ और अ। स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, ण। कंठ तालु से हमारे स्वर तो आ और अ बोले जाते हैं और स्पर्श व्यंजन हमारा क, ख, ग यानी कि का वर्ग बोला जाता है। अंतःस्थ हम कंठ से नहीं बोलते हैं। ऊष्म बोलते हैं हम ह। ये भी हमारी इसकी उच्चारण भी जो है वो कंठ से होता है। तालु, तालु यानी कि आपका जो मुख के जीभ से ऊपरी भाग है उसे हम तालु बोलेंगे। स्वर इससे बोले जाते हैं ई और ई और ई, और हमारा इससे बोला जाता है चा वर्ग। तालु से हमारा स्वर ई और ई बोले जाते हैं और स्पर्श व्यंजन का चा वर्ग बोला जाता है। अंतःस्थ इससे हमारा बोला जाता है य। ऊष्म हमारा बोला जाता है श, तो इसे बोलते हैं हम तालव्य। मूर्धा, मूर्धा से बोला जाता है री और री, री और री, और हमारा इससे बोला जाता है टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। और अंतःस्थ व्यंजन बोला जाता है र। ऊष्म में बोला जाता है श, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मूर्धन्य, यानी कि मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण और व्यंजन। दंत यानी कि दांत से कौन सा बोला जाता है, जब हमारी जीभ दांतों से स्पर्श करती है तब उसे हम दंत्य बोलते हैं, दंत्य उच्चारण। जैसे र, हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों से स्पर्श हो रही है तो इसे बोलेंगे हम लृ, लृ। स्पर्श व्यंजन में त, थ, द, ध, न। आप जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जो जीभ है वो आपके दांतों से स्पर्श हो रही है। अंतःस्थ व्यंजन हमारा बोला जाता है ल। ऊष्म बोला जाता है स, तो इसे हम बोलते हैं दंत्य। ओष्ठ यानी कि होठों के द्वारा जब हमारी जीभ होठों से स्पर्श करती है। स्वर बोले जाते हैं ऊ और औ, ऊ औ। स्पर्श में बोला जाता है प, फ, ब, भ और म। ये ओष्ठ से हमारे केवल स्वर और स्पर्श व्यंजन यानी कि पावर बोला जाता है, अंतःस्थ और ऊष्म नहीं बोला जाता है, और इसे हम बोलते हैं ओष्ठ्य। अगला है कंठ तालु। कंठ तालु यानी कि जब हमारी जीभ कंठ और तालु दोनों से स्पर्श होती है, जब हम उसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से करते हैं, इसे बोलते हैं अ, ए और ए, ऐ। कंठ तालु से सिर्फ हमारे ये दो स्वर बोले जाते हैं और इसे हम बोलते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। आगे हमारा कंठ ओष्ठ यानी कि
जो हमारे कंठ ओष्ठ यानी कि होठ और कंठ दोनों का उच्चारण होता है, जिससे ओ औ ओ औ। कंठ ओष्ठ से हम केवल ये 2 स्वर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। अब है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से केवल अंतःस्थः व्यंजन बोला जाता है, व यानी कि दांत और ओष्ठों के इससे जब हमारा उच्चारण होता है तो दंतोष्ठ्य। नासिका द्वारा हमारे बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन, यानी कि अणा, इया, अण, न और म। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे नासिका द्वारा इसकी उच्चारण हो रहा है इसका, तो हम इसे बोलते हैं नासिक्य। नासिक्य मतलब नाक के द्वारा उच्चारण। अणा, इया, अण, न और म। आप ये ध्यातव्य है यानी कि ध्यान रखने योग्य है। अणा, इया, अण, न तथा म का उच्चारण अपने वर्ग के साथ ही नाक से भी होता है, अतः इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका भी है। ठीक है। हम जब इनको इनके वर्ग के साथ बोलते हैं, जैसे का वर्ग के साथ बोलेंगे तो अणा, जब हम अणा भी बोलते हैं तो हमारी जब भी नासिका द्वारा ही इनका उच्चारण हो रहा है, तो आप इसे लिख लेंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है।